तो हेलो जी, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आप सभी को राहुल एकेडमी पर सबको स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। ठीक है, आज जो हम लोग का क्लास होगा तो ये सेकंड क्लास है। कौन सा क्लास है जी? हम लोग का ये सेकंड क्लास है। हम लोग का सेकंड क्लास है, मतलब हम लोग पहला क्लास कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें हम आपको बताए थे कि मतलब हम लोग व्याकरण कहते किसको हैं। तो उसमें हम आपको बताए थे कि मतलब शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना आ जाए, उस चीज़ को बोलते हैं व्याकरण। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ाए थे वर्ण के परिचय के बारे में। ठीक है, वर्ण के परिचय के बारे में हमने क्या बताए थे कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब उसको खंड नहीं कर सकते, उस चीज को बोलते हैं हम लोग वर्ण। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं कि वर्ण का दो होता है, एक होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, मतलब वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। जिसमें से हम बताए थे कि जो स्वर्ण वर्ण होते हैं वो क्या होता है कि वैसे वर्ण होता है जिसमें बिना किसी कोई भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसको बोलते हैं स्वर्ण वर्ण। ठीक है, लेकिन जब पूछो कि अगर व्यंजन वर्ण किससे कहते हैं तो बोलना कि उसमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। ठीक है, उस चीज को बोलते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि व्यंजन वर्ण मतलब होता कैसा है। ठीक है, इसके बारे में हम आज बताने वाले हैं। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हम लोग व्यंजन वर्ण। तो इसमें सबसे पहले परिभाषा होगा क्या, अगर मैं पूछूं कि बताओ कि व्यंजन वर्ण कहते किसको हैं, व्यंजन वर्ण कहते किसको है, तो बोलना कि देखो व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है। जैसे हम आपको बताए थे कि व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसकी उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है, उस चीज को बोलते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा का होता है। जैसे मान लो कि आप स्वर्ण वर्ण के बारे में पूछोगे कि स्वर्ण वर्ण किससे कहा जाता है, तो बोलना कि स्वर वर्ण उस वर्णों को कहा जाता है जिसके उच्चारण में बिना किसी सहायता से, यानी बिना कोई भी वर्ण की सहायता से उसकी उच्चारण की जाए, उसको बोलते हैं स्वर्ण वर्ण। लेकिन अगर कोई भी वर्ण की आपको सहायता लेने पड़ रहे हैं तो उस वर्ण को बोलेंगे व्यंजन वर्ण। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि बताओ कि जो व्यंजन वर्ण जिसकी सहायता से मतलब स्वर्ण वर्ण की सहायता से उच्चारण होता है, तो वैसे में कौन कौन से इसमें वर्ण आते होंगे, तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये सबसे पहले एग्जाम्पल में क, यह क है, ख है, ग है, उसके बाद च, छ, ज, त, थ, प, ब, भ, म। इस तरह से क्या है कि इस चीज में क्या है, स्वर्ण वर्ण की सहायता ली गई है। अब आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि स्वर्ण वर्ण क्या की सहायता लिया कैसे गया है। तो हम आपको बताए थे कि जैसे मान लो कि आपको क लिखना है, क, तो क जब लिखोगे ना तो इसमें क्या होगा कि आधा पहले क लगेगा, उसके बाद यहाँ पर अ की मात्रा आएगा, तो पूरा तरह से क होगा। ठीक है, तो यही वाला चीज यहाँ पे लिखा गया है। तो ये जब आपको जैसे मान लो कि ए वाला है ना, तो इसको ये कौन सा वर्ण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा स्वर वर्ण। ठीक है, लेकिन ये जो क पूरा बना है तो इसको बोलेंगे हम लोग व्यंजन वर्ण। ठीक है, इस चीज को बोलेंगे हम लोग व्यंजन वर्ण बोलेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया कि स्वर्ण वर्ण कैसे होता है, व्यंजन वर्ण कैसे होते हैं। आगे हम बताएंगे कि जो देखो उसके बाद लिखे कि हर एक वर्ण में अ यानी स्वर की ध्वनि मिली या छिपी रहती है। जैसे आपको बताएं कि जैसे मान लो कि आप व्यंजन वर्ण की, जैसे आप व्यंजन वर्ण की जब उच्चारण करोगे तो उसमें क्या होगा कि जो अ होता है ना, तो अ एक कैसा है, अ एक स्वर है जिसको बोलते हैं स्वर्ण वर्ण। तो इसमें क्या होता है कि इसकी ध्वनि छिपी होती है या फिर मिली होती है, यानी इसकी ध्वनि बोलने पे उच्चारण होते हैं या फिर इसकी छिपी होती है। जैसे मान लो कि आप धीरे से ऐसे बोलो क, ठीक है, ऐसे आप बोलो तो क जब बोलिएगा तो ऐसा लगेगा कि मतलब लास्ट में क के बाद फिर आ रहा है। ठीक है, तो उस चीज को बोलते हैं, उस ध्वनि को कहते हैं कि कोई भी वर्ण के पीछे छिपी होती है। जैसे मान लो कि यहाँ पर जो क लिख करके देखा है ना, तो क के लास्ट में क्या चीज अ छिपा हुआ है कि नहीं। जैसे मान लो कि आपको अगर पूरी तरह से अगर क लिखना है या फिर पूरी तरह से ख लिखना है तो उसमें अ की मात्रा जुड़ी होती है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर है क, तो क जब लिखोगे तो पहले आधा क लिखने पड़ेंगे, उसके बाद अ मिलाने पड़ेगा। तो उस तरह से क्या होगा कि यहाँ पर पूरी तरह से क होगा। ठीक है, अगर आपको ख लिखना है तो फिर आधा क ख होगा, उसके बाद अ होगा, तो पूरी तरह से जब मिलाओगे तो ख का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ग लिखना है तो ग प्लस अ करोगे तो पूरी तरह से ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ हलंत लगी है। हलंत के बारे में हम आपको कल बताए थे कि जब हलंत लग जाते हैं तो उस वर्ण को क्या बोलते हैं, उस वर्ण को बोलेंगे स्वर्ण वर्ण। ठीक है, अगर बिना हलंत के रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण। जिसके जैसे मान लो कि ये कौन सा वर्ण हो जाएगा, आपको अगर पहचानने के लिए दूं कि बताओ कि इन वर्णों में से व्यंजन वर्ण कौन है, स्वर्ण वर्ण कौन है, तो आपको मैं यहाँ पर लिख करके देते हैं। जैसे मान लो कि ये, जैसे मान लो कि यहाँ पर घ है, ठीक है, ये वाला घ है,
और यहाँ पर जैसे मान लो कि इमाम या हलंत है, तो आप लोग बताओ कि कौन सा वर्ण कौन है। जैसे स्वर्ण वर्ण कौन है, देखो स्वर वर्ण, उसके बाद व्यंजन वर्ण। तो आप लोग बताओ कि इसमें से स्वर्ण वर्ण कौन है, व्यंजन वर्ण कौन है। तो हम आपको बताए थे कि जिसमें हलंत लग जाए, यानी हलंत लग जाए, उसको बोलते हैं स्वर्ण वर्ण, और जो बिना हलंत के लगा हो उसको बोलते हैं व्यंजन वर्ण। देखो ये वाला हो जाएगा व्यंजन वर्ण। ये जो घ पूरी तरह से लिखा गया है, तो ये हो जाएंगे क्या, ये हो जाएंगे व्यंजन वर्ण। लेकिन जिसमें हलंत लगी है वो हो जाएगा स्वर्ण वर्ण, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वर्ण वर्ण। लेकिन जैसे ही अगर घ में लगा देंगे ना इसे हलंत, तो ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा आपको स्वर्ण वर्ण, ठीक है। अगर ये जो म लिखा हुआ है, अगर म में अगर डायरेक्ट अगर पूरा लिख दूँ तो ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा फिर से व्यंजन वर्ण, ठीक है। जैसे मान लो कि ये बिना हलंत के है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा का, ये पहले हो जाएगा व्यंजन वर्ण, ठीक है। अगर हलंत लगा दूं तो ये भी हो जाएगा का, ये भी हो जाएगा आपका स्वर्ण वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। तो आप, मैं इसको ना मिटा देते हैं, ठीक है, तो ऐसे खराब लगेगा फिर। आगे है, आगे इसमें हम क्या बताए हैं कि जैसे व्यंजन वर्ण की कितने भेद होते हैं, बताओ व्यंजन वर्णों की भेद कितने होते हैं। तो इसकी भेद होते हैं 3, जो आपको हम कल बताए थे, जिसमें से पहला हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। पहला कौन सा व्यंजन होगा जी, पहला हो जाएगा आपका स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। देखो यहाँ पर है पहला स्पर्श व्यंजन, उसके बाद दूसरा इसमें हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। इसमें कौन सा होगा, इसमें अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, जिसकी संख्या होते हैं 4, ठीक है। आगे है इसमें कि जो व्यंजन वर्ण है ना, व्यंजन वर्ण की तीसरा भेद कौन सा है, तीसरा भेद है उष्म व्यंजन, जिसको उच्चारण में ऐसा, जैसे मान लो कि आप व्यंजन वर्ण नहीं, व्यंजन वर्ण के जब इसकी भेद जो होते हैं 3 गो, पहला होता है कौन, पहला हो गया आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा हो जाएगा आपका अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा हो जाएगा उष्म व्यंजन। जब आप उष्म व्यंजन की, जब आप उष्म व्यंजन की जब उच्चारण करोगे तो ऐसा लगेगा कि मुंह से मतलब थोड़ी सा गर्म हवा निकल रही है, ठीक है। अगर मैं बताऊं कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो कवर्ग हो जाएंगे। कवर्ग का मतलब क्या हो गया, कवर्ग का मतलब होता है कि पूरी तरह से क से लेकर के अंग तक जो लेटर लिखते हैं ना 5 गो, उस चीज को बोलते हैं कवर्ग, ठीक है। आगे है चवर्ग। तो चवर्ग कौन सा वर्ण हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा कि च से लेकर के इया तक जो लिखते हैं ना, जैसे च छ ज झ इया, ये 5 गो जो वर्ण हुआ, इस चीज को बोलते हैं हम लोग क्या, इस चीज को बोलते हैं चवर्ग बोलते हैं। उसी तरह से हो गया आगे टवर्ग हो गया, उसके बाद हो गया तवर्ग, तवर्ग के बाद फिर हो जाएगा पवर्ग। तो ये जितना भी है ना, ये 25 गो जब हम बताए थे कि अगर मैं बताऊं कि वर्णमाला की संख्या कितने होते हैं, तो आप लोग बताना कि उसकी होती है 48। कितने होते हैं, उसकी होती है 48, जिसमें से 25 गो होता है, जिसमें से 25 गो वर्ण होते हैं कौन, वो होते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ये जो 25 गो वर्ण है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कौन सा, इसको बोलते हैं आपका स्वर, स्वर नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। अगर ये जो 25 गो वर्ण जो है, इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। आगे है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4 गो, ठीक है, जिसमें से आता है य र ल व, य र ल व, ये ऐसा वर्ण है, इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। लेकिन उसमें व्यंजन कौन सा होगा, उसमें व्यंजन भी 4 होते हैं। इसमें हो जाएगा स और ह। जैसे अगर स ये जो बोल रहे हैं, उच्चारण जो कर रहे हैं, तो हम का बताएं कि जीभ के जो ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग तालु, उसमें क्या होता है कि अपने जीभ के जो कोरी होते हैं ना, जो सबसे जो आगे वाली जो पार्ट होते हैं, उसको क्या होता है कि तालु के ऊपर जब सटा करके बोलोगे ना, तो स और फिर स हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा। तो ये वर्णों की बोलते हैं उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन बोला जाता है, जिसकी संख्या होते हैं 4। इस सभी को आप मिलाओगे तब 25 4 कितना होते हैं, उसके बाद यहाँ पर ही होगा, ठीक है। उसके बाद जानेंगे हम लोग कि वर्णों की मात्राएं। जैसे वर्ण की मात्रा कहते किसको हैं, तो वर्ण की मात्रा जैसे आप क, जैसे आप लिखते हो ना आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ हर्ष, ऐसे करके, तो उसको बोलते हैं मात्रा। जैसे आप कोई चीज कैसे बोलते हैं कि सर जी इसको आप ऐसे मात्रा लगाइए, तो देखो मात्रा आखिर कहते किसको है, तो इसको बोला जाएगा, देखो अगर मात्राएं की अगर आपको परिभाषा पूछी जाए कि बताओ कि मात्रा आखिर कहते किसको है, तो इसको होता है का चीज, व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहारक होता है, वो मात्राएं कहलाते हैं। जैसे आप मान लो कि आप कोई सा भी वर्ण लिख रहे हो, जैसे आप कोई सा भी वर्ण लिख रहे हो, उसमें जो मात्रा लगता है ना, उसी को कहते हैं क्या, उसको बोलते हैं मात्राएं। जैसे आपको लिखना है का, तो ये वाला जो मात्रा है ना, तो ये आ के मात्रा आई है, ठीक है। अगर आपको लिखना है की, तो ये जो आप की लिखे है ना, तो ये की कैसे होगा, ये यहाँ पर सबसे पहले आधा का होगा, उसके बाद हर्षई वाला होगा, हर्षई वाला होगा, ठीक है। अगर आपको दीर्घई की लिखना है ऐसे वाला,
देखो जैसे मान लो कि आपको दीर्घई की वाला लिखना है, तो इसमें कैसा होगा, आधा क का उच्चारण होगा, उसके बाद दीर्घई ई का उच्चारण होगा। तो ये वाला जो लगा रहे हैं ना, इस चीज को मात्रा बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मात्रा। तो वही हम आपको यहाँ पर लिख करके दर्शाए हुए हैं। जैसे यहाँ पर देखे कि मात्राएं कितने होते हैं, अगर मैं पूछूं कि बताओ कि मात्राएं की संख्या कितने होते हैं, जो मात्रा होते हैं इसकी संख्या कितना होता है, तो इसकी संख्या होता है कितना, इसकी संख्या होता है 10। ठीक है, अगर 10 होता है तो कौन कौन सा होता है, तो जैसे यहाँ पर देखो ये टी लिखल नहीं है, ये टी नहीं है। जैसे आप लोग आ लिखते हो ना, तो आ के पीछे वाला जो पाई होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग आई लिखते हो ना, ऐसे ये हो गया अ, यहाँ पर हो गया आ, तो ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, यही वाला वहाँ पर मात्रा को दर्शाई गई है। ठीक है, आगे हो जाएगा ई। तो ई आप लोग कैसे लिखते हो, ई आपको जैसे मान लो कि आप की लिखते हो, की जैसे मान लो कि काका की छोड़ो, काका की ले लो। जैसे आप लोग यहाँ पर क लिखते हो, उसके बाद का लिखते हो, उसके बाद ऐसे वाला की लिखते हो, उसके बाद ये वाला की लिखते हो, जैसे हर्षई दीर्घई, फिर उसके बाद कु लिखे हुए, फिर कु करोगे, उसके बाद क्री। जैसे क में जब कृष्णा जैसे लिखते हो ना, कृष्णा हो गया, श्रृंगार हो गया, तो जो आप र लगाते हो सी वाला, तो ये वाला ये सब चीज चलता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मात्रा, इसी को बोलते हैं हम लोग मात्रा। जैसे हम लोग दिखाएं कि आपको मात्रा आखिर होता कितना है जी, तो आपका मात्रा हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यही 10 का होता है कि इसको मात्रा बोला जाता है। जैसे आप लोग देखो कि ये हो गया का, ये हो गया की, मतलब हर्षई वाला हो गया, ये दीर्घई वाला हो गया, ये हर्षव को हो गया, दीर्घ हो गया, अभी हो गया री आपका। जैसे आप री लगाते हो ना, जैसे मान लो कि आपको कृष्णा लिखना है, जैसे मान लो कि आपको कृष्णा लिखना है, तो क में करके जो ऐसे आप री लगाते हैं ना, तो इसी चीज को मात्रा बोला जाता है। तो ये हो गया क्री, उसके बाद के, कै, को, क, तो इस सभी को आप गिनिएगा तो इसकी संख्या हो जाएगा 10। ठीक है, अगर मैं बताऊं यहाँ पर लिखा गया है, कहा यहाँ लिखे हैं कि मात्राएं केवल व्यंजन में लगते हैं। ठीक है, जो मात्रा जो है ये सिर्फ लगते हैं व्यंजन में। ठीक है, व्यंजन में कहाँ होता है, व्यंजन में होता है ये वाला। जैसे देख लो कि यहाँ हो गया का, फिर उसके बाद हर्षई की, दीर्घई की, हर्षों को, दीर्घ को, उसके बाद हो गया क्री, के, कै, को, कौ। तो ये सब काची होते हैं, ये सब होते हैं मात्राएं। ये सब क्या होता है जी, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मात्रा। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अनुस्वार्ग, एक होता है अनुस्वार्ग और दूसरा होता है विसर्ग। ठीक है, एक होता है अनुस्वार्ग और दूसरा होता है विसर्ग। देखो अनुस्वार्ग का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग कोई वर्ड लिखेगा, जैसे मान लो कि आपको कन लिखना है, कन, तो ए वाला जो ए लगाए हो ना, तो इसको बोलते हैं अनुस्वार्ग, अनुस्वार्ग इसको बोलते हैं। और जैसे मान लो कि आपको लिखना है दुखी, दुखी, तो ये जो दो आप बिंदु लिखे हैं ना, तो इसको बोलते हैं विसर्ग। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा इसके क्या होगा कि देखो ये दोनों व्यंजन है, जैसे अनुस्वार्ग और विसर्ग, ये कैसा है जी, ये व्यंजन है। ठीक है, क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण मिले रहते हैं। ठीक है, देखो इनकी उच्चारण में देखो स्वर वर्ण मिला रहता है, किनके में, जैसे अनुस्वार्ग और विसर्ग जो बताए हैं, तो इसमें क्या होता है कि स्वर्ण वर्ण मिले रहते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा कि इसकी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे इसका एग्जाम्पल होगा अ हो गया और ऊपर एगो अनुस्वार लगा दिया गया, तो आप दोनों को जोड़िएगा, तो जैसे आप आई पढ़ते होंगे ना, आई जब पढ़ते होंगे तो एक आता है अंग और दूसरा आता है अ, ऐसे लास्ट में ये वाला, तो इसको बोलते हैं अनुस्वार्ग और इसको बोलते हैं विसर्ग। समझे, इसको बोलते हैं विसर्ग और इसको बोलते हैं अनुस्वार्ग। जैसे आप अ प्लस अनुस्वार को जब जोड़िएगा तो अह का निर्माण होगा। जैसे एक बिंदु होता ना अ पर ऊपर बिंदु, इसको बोलते हैं अह, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अ जोड़िएगा, उसके बाद विसर्ग जोड़िएगा, तो लास्ट वाला जो अ आता है ना, जैसे 12वें स्थान पे तो अह आता ना, ऐसे बोलते हैं अह। इसकी संख्या जैसे देखो यहाँ पर लिखे हैं कि ये 11 इनकी हैं, मतलब इनकी संख्याएं कितनी होती जी, 11 होते हैं। ठीक है, स्वर के बाद किंतु स्वर देखो इसके बाद स्वर के अलग लिखा या बोले जाते हैं। जैसे हम लोग आई जो लिखते हैं ना, आई लिखते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है, जैसे यरल आप लिखेगा तो उसकी संख्या होता है 11, लेकिन आई लिखेगा तो कितना होता है, 12-13 होता है ना। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर लिखे हैं कि हिंदी में विसर्ग का व्यवहार अधिकतर नहीं होता, कुछ ही स्वर और स्वर वाले व्यंजनों में विसर्ग लगाए जाते हैं। जैसे इसका हर एक जगह पर उपयोग नहीं होता। जैसे मान लो कि आप आह लिख रहे हो,
तो इसका काची कीजिएगा, इसका आप विसर्ग का उपयोग कीजिएगा। उसके बाद अंत है, उसके बाद फिर दुख है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो हम बताएं क्या, देखो इसमें हम बताएं कि हिंदी में विसर्ग का व्यवहार अधिकतर नहीं होता है। ठीक है, हिंदी में विसर्ग का व्यवहार अधिकतर नहीं होता है। कुछ ही स्वर और स्वर वाले व्यंजनों में विसर्ग लगाए जाते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर आ, उसके बाद है अतः। अतः में क्या होता है कि यहाँ पर ही विसर्ग लगाए जाते हैं। उसके बाद लिखो आप दुख। दुख कैसे लिखाता है, दुख लिखिएगा ऐसे दू करके, यहाँ पर विसर्ग और उसके बाद लिखिएगा ख, तो इसको बोलते हैं दुख। और दुख में क्या होता है, इसमें विसर्ग लगाए जाते हैं। आप डायरेक्ट ऐसे आप दुख नहीं लिखेगा, इसको लिखेगा तो यहाँ हो जाएगा गलत। लेकिन दुख लिखने का होगा, यहाँ पर विसर्ग लगाएंगे, यहाँ पर दुख करेंगे, उसके बाद फिर ख लिखेगा। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं शुद्ध। इसको लिखेंगे शुद्ध, ये हो जाएगा अशुद्ध। ठीक है, आगे जानेंगे। देखो अंगा और टठर में ढा होता है, ट ठ ड ढा, उसके बाद न होता है। तो ये हिंदी के दो अतिरिक्त टवर्गीय व्यंजन हैं। ठीक है, ये शब्द के शुरू में नहीं आते और इनका किसी व्यंजन से संयुक्त रूप नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप लोग ऐसा कोई शब्द लिखा हो जिसमें से अंगा से शुरू हो, जैसे ऐसा कोई शब्द है, देखो ऐसा कोई शब्द नहीं, ठीक है, जो कि अंगा से शुरू हो। अंगा से कोई शुरू देखो, जैसे अंगा ऐसे लिख करके यहाँ से कोई शब्द शुरू हुआ हो, या फिर ऐसे टठर दम के ढा से शुरू हुआ हो, ऐसा कोई शब्द है? ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि ये अतिरिक्त है। अतिरिक्त का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग कैसे, जैसे मान लो कि आप लोग बचपन में कोई चीज़ खेल रहे हो, ठीक है, जैसे लिका छिपी खेल रहे हो और छोटा बच्चा भी खेलने के लिए तंग हो गया, मतलब रोने लगा कि हाँ मतलब हम भी खेलेंगे, तो इसको खिलाते हैं। इसको क्या बोलते हैं कि आपको ना दूधा भाता है, यानी आप खेलते रहे हो लेकिन इसमें आप शामिल नहीं हो, बस ऐसे खाली आप बैठ के देख सकते हो। तो उसी तरह से ये वाला है, ये जो वर्ण है ना, अंगा है फिर ढ है, तो इसमें क्या होता है कि इसका उपयोग ना होता है। जैसे ये कौन सा हो गया आपको पता है, जैसे लिखते हैं ना ट ठ ड ढ, तो ये जो ढ है ना, तो इसका हम लोग कोई उच्चारण नहीं करते, मतलब इसको लिखने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। यह एक अतिरिक्त वर्ण है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी फिर अगले क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।